मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये बहुत सारे लोग प्रिफर करते हैं इसको कहना रोटेशनल मास। एनीवे मैं उनमें नहीं जाऊंगा। तो सबसे पहले थोड़ा बेसिक ऑफ रोटेशन पकड़ लेते, जो समझने में मदद करेगा हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया को भी समझने में, और क्यों कहाँ कैसे यूज होगा ये, और रोटेशन का बेसिक फ्रेम। तो यहाँ पे चर्चा करेंगे थोड़ी ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन का। ध्यान से समझिए, जैसे बाकी सारे चैप्टर्स में भी ना फंडामेंटल्स में दो दो लाइन की ही बोलता हूँ, राइट। तो ये यहाँ भी पूरे रोटेशन के लिए जो फंडामेंटल है, ऑडियो ओके है? यस सर। तो पूरे रोटेशन का जो फंडामेंटल है उसको समझना है, और जब भी कुछ नया आता है तो हमें वहीं से सोचना स्टार्ट करना है, यही ठीक। तो दो तरह के मोशन, एक ट्रांसलेटरी, ट्रांसलेटरी मोशन में क्या कंडीशन है? कंडीशन है कि बॉडी पे प्रेजेंट जितने भी पॉइंट्स होंगे, बॉडी पे प्रेजेंट जितने भी पॉइंट्स होंगे, सबके पास एट दैट इंस्टेंट सेम वेलोसिटी, सेम डिस्प्लेसमेंट, सेम एक्सलरेशन होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के मोशन को ट्रांसलेटरी बोलेंगे। इनका बेनिफिट ये है कि फॉर ट्रांसलेटरी मोशन you can replace the entire body with a single point called center of mass, और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास उसको दे दिया। कौन सी वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गई? तो वो कॉमन वेलोसिटी जो सबके पास थी। एंड राइट, न्यूटन लॉज, जो मैकेनिक्स है, न्यूटन लॉज, ये सब डाल डूल करके एफ इज इक्वल टू एम ए, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इन टू वी सी एम, ये किससे कहानी करके हम कर लेंगे। तो फॉर ट्रांसलेटरी मोशन द बॉडी कैन बी रिप्रेजेंटेड विथ अ पॉइंट मास। I do not need to know the exact detail or distribution of the mass, यहां नहीं चाहिए। तो अब तक के फिजिक्स में हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन पे थे, ट्रांसलेटरी मोशन करे जा रहे थे। नाउ द सेकेंड काइंड ऑफ मोशन इज रोटेटरी। यस सर। से a body or a frame is rotating so तो रोटेटरी का मेरा कंडीशन क्या है? तो रोटेटरी का मेरा कंडीशन ये है कि हम लोग कुछ ही पर्टिकुलर काइंड ऑफ रोटेशन को स्टडी करेंगे, नॉट इन जनरल, और वो है ऑफ रिजिड बॉडी। ये हमारा लिमिटेशन है कि रोटेशन के चैप्टर में जो कुछ भी हम स्टडी करने जा रहे हैं वो स्टडी करने जा रहे हैं ओनली फॉर रिजिड बॉडी। अब 2 मास है तो 2 मास का तो ठीक है, हम देख लेंगे, 2 ही मास है ना, वो रिजिड ना भी हो, 2 बॉल मूव कर रहे हैं तो उनका रोटेशन देख सकते इकट्ठा, लेकिन 2 से ज्यादा है तो प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ कंडीशन ये है कि रिजिड बॉडी का ही रोटेशन हम सीख रहे हैं, और इस चैप्टर में मोस्टली रिजिड बॉडी के ही रोटेशन पूछे जाते हैं। सो रोटेटरी मोशन को, रिजिड बॉडी के रोटेशन को हम कैसा डिफाइन करेंगे? तो ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी शुड हैव सेम ओमेगा अल्फा, ठीक था। दे ऑल रोटेट बाय सेम एंगल, दे हैव सेम ओमेगा, दे हैव सेम अल्फा, देन दिस मोशन इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन, एंड दिस इज कॉल्ड रिजिड बॉडी रोटेशन when they have same omega same alpha। तो देखो क्या सिमिलैरिटी है, ट्रांसलेटरी में हर पार्टिकल के पास सेम वेलोसिटी है, ट्रांसलेटरी में हर पार्टिकल के पास सेम वेलोसिटी है, और रोटेटरी में हर पार्टिकल के पास सेम एंगुलर वेलोसिटी है।
रोटेटरी में हर पार्टिकल के पास सेम एंगुलर वेलोसिटी, सेम एंगुलर एक्सेलरेशन, सेम एंगल रोटेटेड है। ये सिमिलैरिटी हो गई दोनों में, ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी में। रोटेटरी तो और भी आसान निकला। ट्रांसलेटरी में तो डायरेक्शन बदलता रहेगा, रोटेटरी में तो सारे डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग या तो ऊपर या नीचे रहेंगे, तो इस तरीके से रोटेशन आसान है। अब ट्रांसलेटरी में क्या है कि बॉडी के पास जो काइनेटिक एनर्जी है ट्रांसलेटरी मोशन में, उसको सिंपली हाफ m VCM स्क्वायर डाल दो। तो रोटेटरी में भी सिमिलर फॉर्मूला होना चाहिए ना, हाफ I ओमेगा स्क्वायर डालते हैं हम लोग। Then this term I is moment of inertia. तो ये थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट आया रोटेशन में कि ट्रांसलेटरी में मास दिया होता है उसके लिए तकलीफ नहीं है, पर रोटेटरी में जो मास की जगह क्वांटिटी आया, ये डिपेंड करेगा मासेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस, एंड दिस इज मैथमेटिकली मोस्ट इनकन्वीनियंट थिंग। ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा बार बार, ठीक। जैसे वहां मोमेंटम लिखते हैं, यहाँ एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं, सो ऑन, ये सब बातें आपको पता होंगी। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमें चाहिए ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग थोड़ा फॉर्मली डिजाइन कर लेते सो दैट हर बार ये प्रॉब्लम ना रहे हमारे पास, ठीक है। कुछ बोल रहे थे? यस सर। सर थीटा को क्या कहते हैं सर? एंगल ही? थीटा एंगल रोटेटेड। वो थीटा में स्केलर वेक्टर में जाएंगे ना, तो लार्ज एंगल इज टेकन एज ए स्केलर एंड वेरी स्मॉल एंगल इज टेकन एज वेक्टर। पहली बात तो ये जो रोटेटरी क्वांटिटीज है, दे आर नॉट मींट टू बी वेक्टर्स। इनको जबरदस्ती वेक्टर बना दिया, इनको जबरदस्ती वेक्टर बना दिया। ओरिजिनली दे आर नॉट मींट टू बी वेक्टर्स, इनको जबरदस्ती वेक्टर बना दिया, ठीक है। तो अब थीटा में कहीं तो एजम्पशन लेना होगा, तो लार्ज एंगल इज टेकन एज स्केलर, स्मॉल एंगल इज टेकन एज वेक्टर, क्योंकि फिर लार्ज को भी वेक्टर अगर ले लेंगे तो वेक्टर के रूल्स को ओबे नहीं करता है। एनीवे वो डिस्कशन का पॉइंट नहीं है अभी। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई क्या होएगा? तो अगर मेरे पास मासेस है, चाहे वो रिजिड हो या नॉन रिजिड हो, इन जनरल अगर हम आई डिफाइन कर रहे हैं तो आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ mi ri square where I ranges from 1 to n, ठीक। कि जितने मासेस हैं, m1 है तो उसका क्या डिस्टेंस है, r1 है डिस्टेंस, m2 है तो उसका क्या डिस्टेंस है, ये r2 होगा। सिमिलरली ये mn है तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, तो इसका डिस्टेंस rn होगा। सो 1 2 3 4 5 ऐसा कर करके rn तक ये होंगे हमारे पास। सो m1 r1, m2 r2, m3 r3, mn rn एंड देयर स्क्वायर्स। एनीवे, तो ये तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो हम सबको पता ही है। बस क्या चीजें मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कैलकुलेशन में ध्यान रखना है, एक वो तो दिख ही रहा है आपको कि इट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। दूसरा, इसको हमें स्केलर ट्रीट करना है, ऑल्दो इट इज अ टेंसर, लेकिन टेंसर का स्टडी तो हमें करना ही नहीं है, तो हमारे लिए ये स्केलर ट्रीट होगा। ओके, it is a positive scalar, and the second thing is कि इसमें क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर है और मास हमेशा पॉजिटिव है, सो डायरेक्शन का सेंस यहां गायब हो गया, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ द मास और इट्स ओरिएंटेशन डज नॉट मैटर, डज नॉट मैटर, ओनली डिस्टेंस मैटर्स। ट्रिवियल चीज है, लेकिन देखिए कैसे काम का है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड को जो मासेस हैं, अगर मैंने इनको लेफ्ट हैंड साइड से हटा करके राइट हैंड साइड पे डाल दिया, कीपिंग द डिस्टेंस सेम, इट विल नॉट चेंज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
सो बहुत बार मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स यही हो रहा होता है कि डिस्टेंस सेम रहता है, बस उसका ओरिएंटेशन या डायरेक्शन बदल जाता है। तो बाकी चीजें बदल जाएंगी, सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेशन बदल जाएगा, ज्योमेट्री बदल गई, बहुत चीजें बदल जाएंगी, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे फर्क नहीं आएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, और देख के पता भी लग रहा, बस हमें इनका इस्तेमाल करना है। ठीक, ओके। तो पॉइंट मासेस रखे तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस 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 mn स्क्वायर, ऐसा करके हम लोग निकाल लेंगे। तो चलिए इस तरीके से हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलता चला जाएगा ऐसे पॉइंट्स का। से एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल, एक मास ले लिया m1 और दूसरा मास ले लिया m2, इनको ज्वाइन करने वाला लाइन, separation between them is r and somewhere is its center of mass, और हमने एक एक्सिस ले लिया थ्रू सेंटर ऑफ मास, एक एक्सिस ले लिया थ्रू सेंटर ऑफ मास। अब कहता है फाइंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास, फाइंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास। ओके, हम लोग निकालने लग जाते हैं इसको। तो जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास से इन मासेस का, वो आपने पता है, ये r² by 4 m1 plus R2, m2, R1 का वैल्यू होता है m2r by m1 plus m2, और R2 का वैल्यू होता है m1r by m1 plus m2। ये तो सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन से आ जाएगा। और अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालने जाएंगे तो आएगा m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर। तो देखिए दोनों मास एक ही तरफ हो या दोनों मास दो तरफ हो, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन में। सिंपल सी बात है। ओके, तो ऐसा अब जब इनको आप जोड़ेंगे तो देखेंगे इंटरेस्टिंगली कि ये निकल के आ जाएगा m1 m2 by m1 प्लस m2 r स्क्वायर। अब बोलो क्या याद आया इसको देखकर? दो मास का सिस्टम बहुत कॉमन है, इसलिए मैंने इस चीज को हाईलाइट कर रहा हूं कि इनको देखकर अब क्या याद आया, पीछे के चैप्टर्स में क्या देखा है आपने कि ये क्या सिंबल, किस चीज को सिंबॉलिक है? रिड्यूस्ड मास। मतलब अगर दो मास का सिस्टम है और हमें सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो कह रहा कि इसके लिए आप दोनों मास को एक सिंगल मास बनाकर m1 m2 by m1 प्लस m2 बनाकर इसको डाल सकते हैं सेंटर ऑफ मास से r डिस्टेंस दूर। व्हाट वाज r? r was actual separation between the two masses, कि दोनों मासेस के बीच का जो एक्चुअल सेपरेशन है वो है r। तो उतनी डिस्टेंस पे आप इन दोनों को लाके डाल सकते हैं। ठीक, r वो जो सेपरेशन था उस पे लाकर इनको डाल सकते हैं, और ये जो मास आपके पास आया, दिस मास विल बी कॉल्ड रिड्यूस्ड मास। This mass will be called reduced mass, and therefore moment of inertia will be equal to m1 m2 by m1 plus m2 into r square। करेक्ट? तो एक तो कैलकुलेशन भी सीख रहे हैं, साथ में ये दो मास वाला याद रखें क्योंकि ग्रेविटेशन में और भी जगहों पे आपको दो मास वाले प्रॉब्लम रोटेशन में भी रहते ही रहते हैं, और आईआईटी तो पर्टिकुलरली इनको बहुत यूज करता है। आईआईटी ऐसे इन टर्म्स को बहुत ज़्यादा यूज करता है। एनीवे, सो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया इनका। ओके, नाउ लेट्स कम टू सम अदर केसेस।
तो देखा ना कि ये दो मास सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी और बाकी चीजें, मान लीजिए आपका जो दो मास था यहाँ, ये इसके अबाउट ओमेगा से घूम रहा और कह रहा है कि इसका काइनेटिक एनर्जी लिखिए, इसका एंगुलर मोमेंटम लिखिए, बाइनरी स्टार ऐसे पूछ रखे हैं, ठीक। तो लो झटपट लिख दिया, लो वही वाला ओमेगा Yes. आप यहाँ दे दो। आप काइनेटिक एनर्जी लिखना है तो काइनेटिक एनर्जी लिख देंगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई ऑलरेडी हम लोग निकाल लिए। आपको एंगुलर मोमेंटम लिखना है तो एंगुलर मोमेंटम लिख देंगे आई ओमेगा। इतना झटपट हो गया, ठीक। तो ये टू मास वाली बात तो रट के ही बैठनी चाहिए आपको। ओके, अब आगे चलते जरा, जो बात मैं कह रहा था, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मैं कहता हूं वो ये कि डायरेक्शन ऑफ द मास डज नॉट मैटर। एक्सिस से किधर है लोकेटेड, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सामने पीछे, नहीं मैटर करेगा, ओनली डिस्टेंस मैटर्स। सो अगर मास को रिलोकेट किया, मास को रिलोकेट किया लेकिन उसका डिस्टेंस नहीं बदला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल रिमेन सेम। एंड इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस यही हमें करना है, यही करना है, ठीक। सो देखिए कैसे इस चीज को बेसिक से एक्सटेंड करते। मेरे पास एक सर्कल है, मेरे पास एक सर्कल है, सर्कुलर मास है। सिंपल एग्जांपल में बात को समझिए आप, फिर आप एक्सटेंड कर लेंगे इसको कहीं भी। सर दिस इज सर्कुलर रिंग, इसका मास है m एंड रेडियस इज r, इट्स मास इज m एंड रेडियस इज r। कह रहा है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होना चाहिए, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, दिस इज व्हाट वी नो। अब यहां पे वो अपनी बात को रिकॉल कर लेते जो कहा था मैंने कि ये रहा मेरा एक्सिस और ये रहा रिंग, ये रहा एक्सिस और ये रहा इसके चारों तरफ रिंग। अब मासेस इसके लेफ्ट राइट फॉरवर्ड बैकवर्ड्स है, बट देयर डिस्टेंसेस आर सेम। तो डायरेक्शन तो मैटर करेगा ही नहीं, आगे हो पीछे हो लेफ्ट हो राइट हो, एक्सिस से डिस्टेंस। तो पूरा सर्कल का जो पॉइंट है, मेरा पूरे सर्कल का जो पॉइंट है, सेम डिस्टेंस, सर्कल का जो आपका पॉइंट है वो उनसे, उनका सबका एक्सिस से डिस्टेंस सेम है। तो m1 r स्क्वायर, m2 r स्क्वायर, m3 r स्क्वायर कॉमन ले लिया, सारा मास जोड़ दिया, mr स्क्वायर हो गया। तो ये बात समझनी है कि मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे न जाएं, केवल डिस्टेंस को पकड़िए, क्योंकि हम लोग सेंटर ऑफ मास करते समय ना पॉजिटिव नेगेटिव पे ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, इसलिए वो वाला हटाइए दिमाग से। कुछ डिफिकल्ट है तो कुछ आसान भी है, और ये हमें मुश्किल केसेस में इजी आंसर दिलाएगा। ओके, अब इसी बात को मैं ऐसा कह रहा हूं कि अगर ये सर्कल की जगह पे हमें एक ही पॉइंट मास दे देता एट डिस्टेंस r, तो बताओ क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका भी mr स्क्वायर। तो देखिए ज्योमेट्री में तो दोनों में बहुत अंतर है, और इसी तरह ओरिएंटेशन में भी अंतर हो सकता है, लेकिन एक्सिस से डिस्टेंस में कहां अंतर है। अब चाहे स्प्रेड करके पूरा सर्कल बना लो या एक ही जगह पे उन सबको इकट्ठा करके डाल लो, इट विल नॉट मैटर। या फॉर दैट मैटर मैंने क्या करा, इसी मास m को एक सर्कल के आर्क में स्प्रेड कर लिया, एक सर्कल के आर्क में स्प्रेड कर लिया, लेकिन मास रखा सेम। इसको सर्कुलर आर्क में स्प्रेड कर लिया लेकिन मास का वैल्यू रखा सेम। विल मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज? नो, इट विल नॉट, बिकॉज डिस्टेंस तो फिर से वही रह गया, इसका डिस्टेंस तो फिर से वही रह गया। तो ये दिमाग में डालना है कि पूरा सर्कल, सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल, एनी आर्क, पॉइंट मास, they all have same moment of inertia because their distances from the axis remain same, unless I do not change the orientation कि distance बदल जाए तब फिर बदल जाएगा। लेकिन ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट आर्क ऑफ सर्कल हो या पूरा सर्कल हो या एक पॉइंट मास हो, सेमी सर्कल हो, इन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही रहेगा। तो ये नहीं कि सेमी सर्कल देखते ही आधा कर दो, अरे किस बात का आधा कर दो, सेमी सर्कल का मास तो पूरा दिया है ना m। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है वो हमें सबसे पहले पकड़ना है। मान लीजिए आपको किसी ने कहा कि ओके, इस
सेमी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, इसका मास है m। तो भैया एक्सिस से सबका मास सेम, सबका डिस्टेंस सेम है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल रिमेन सेम। ठीक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल रिमेन सेम, mr²। ठीक, थोड़ा और इलेबोरेट करने को हम ऐसे सोच सकते हैं कि ओके लेट मी कंप्लीट द सर्कल। मास m का एक सर्कल बना लिया, तो अब तो लिख देंगे कि I इज इक्वल टू mr²। अब कह रहा है कि जो मासेस इसमें लेफ्ट हैंड साइड को r डिस्टेंसेस दूर है, जो मासेस इसमें लेफ्ट हैंड साइड को r डिस्टेंसेस दूर है, उनको लेफ्ट से हटाकर राइट ले चलो, लेफ्ट से हटाकर राइट ले चलो। तो डिस्टेंस तो नहीं बदला, तो इसका मतलब पूरे सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², आधे को हटा करके राइट ले गए तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रह गया, इट विल रिमेन mr²। राइट, ओके। तो ये चीज देखते रहिए, बहुत सिंपल केस है, इसमें समझाया है, लेकिन कॉम्प्लेक्स वाले में यही हमें बार बार यूज करना है। यस सर। अ डेस्क, mr²/2। डिस्क I इज mr²/2। mr² से छोटा क्यों है, ये तो याद भी रखने ना, इंटीग्रेट कब तक करेंगे हम लोग। ओके, इंटीग्रेशन वाले केस बहुत ही कम आएंगे यहाँ, याद रखिए, ध्यान रखिए। सो mr²/2, क्यों mr² से छोटा, क्योंकि रिंग नहीं है ये, यहाँ पे मासेस को खींचकर अंदर भी स्प्रेड किया गया है, ये अंदर हर जगह पे मासेस हैं, तो डिस्टेंसेस जब कम होंगे, रिंग होता तो सारे मास r पे होते, तो mr², तो रिंग से कम डिस्टेंसेस पे हैं, तो इसीलिए mr²/2। ठीक, तो इनका आ गया। ओके, अब कहता है कि मेरे पास एक सेमी डिस्क है, ऑफ रेडियस r, बट मास सेम, मास m ही है, लेकिन है सेमी डिस्क या सेक्टर ऑफ डिस्क, लेकिन मास पूरा है, m है, ये नहीं कि मास आधा हो गया, मास पूरा है m। I is mr²/2, बिकॉज हम एज्यूम कर सकते ना कि ये पूरा डिस्क था, और लेफ्ट हैंड साइड का जो मास है इसको काट के हमने दोबारा राइट को भी डाल दिया, राइट को डाल दिया। यस सर। तो क्या हुआ, डायरेक्शन ही तो मास का बदला, बॉडी की ज्योमेट्री बदल गई, लेकिन डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस तो सेम रहा, जो चीज लेफ्ट में था r डिस्टेंस पे, वो अब राइट में हो गया r डिस्टेंस पे। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देयरफॉर विल रिमेन सेम, सो इट विल रिमेन mr²/2। बोलो डाउट है तो? नो सर। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स सी, से एक एग्जांपल पर्टिकुलर है, उसको मैं बार बार यूज करता हूं क्योंकि वो बेस्ट है इन चीजों को समझने के लिए। मेरे पास कहता है कि एक सेमी डिस्क है, एक सेमी डिस्क है, ओके, और कहता है कि इसका इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, ये प्लेन में है, इन प्लेन, डिस्क के प्लेन में एक्सिस है। ये वाला क्या था, ये डिस्क के परपेंडिकुलर था, अंतर है, अब ये आएंगे धीरे धीरे सारे फॉर्मूले पे। ठीक, ये डिस्क के परपेंडिकुलर था mr²/2, अभी मेरे पास सेमी डिस्क के प्लेन में है, करेक्ट, और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहता है I है। नाउ I have another axis which is also in plane, but
मेकिंग एंगल थीटा हियर, यहां पे थीटा एंगल फॉर्म करता है। अब कह रहा है कि इस नए एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। तो देखिए जो बात हमने कही वो इस एग्जांपल में बहुत फिट बैठता है। कह रहा देखो एक काम करो, ये नया एक्सिस देख लिया, अब यहां से इस मास को काटो, हटाओ, और इस मास को फिट करो यहां लाकर। नाउ इमेजिन हाउ इट विल लुक। मतलब मेंटली आप रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए मास का। हाँ सो सर अलोंग डायमीटर आ जाएगा यस, डिस्क के। अलोंग डायमीटर एग्जैक्टली फिट बैठेगा, ऐसा आ जाएगा। ओके, लेकिन मुझे तो कुछ और ही दिया गया था। मुझे तो दिया गया था, मैंने थोड़ा ऐसे एक्सिस के अबाउट आई दिया है, तो कोई बात नहीं, हम ऐसा करते, इसको फिर आधा काट लेते और अलग अलग तरीके से आप कर सकते। ये जो आधा है उसको काट के अब की यहां फिट कर दिया। मैं पहले भी कर सकता था पर मैंने थोड़ा ज्यादा इलेबोरेट कर लिया। देखिए इसको उठा के यहाँ ले आए, सही तरीके से इस जिग्सॉ को इसको प्लेस कर दिया, तो ये आपका यही वाला तो बन गया। तो बताओ ये आई डैश क्या होगा, आई डैश आई विल बी इक्वल टू आई। सो दिस इज व्हाट आई मीन बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन, कि अगर कोई शेप आपको नया आए तो ये नहीं कि पेन मैथ्स आती है, इंटीग्रेशन आती है तो लग गए। अरे पहले देखो कि जो जानते हैं उनसे बात बन सकती क्या, और बनेगी, मोस्ट ऑफ द टाइम बनेगी। रीडिस्ट्रीब्यूशन कीजिए मास का सच दैट डिस्टेंस डज नॉट चेंज, और वो रीडिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वो एक जाना पहचाना फिगर बन जाएगा जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पहले से पता होगा। ये सबसे क्रूशियल बात है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कैलकुलेशन तो है ही और कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं। ओके, सो अब आते जरा कुछ पॉपुलर फॉर्मूले पे जो आपको याद रखना है, और उसके साथ ये टूल याद रखना है। अगर इनसे बात ना बने, वी हैव टू थ्योरम्स, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। उससे भी बात ना बने तो इंटीग्रेशन तो है ही। सो क्या क्या हमें याद रखना है, तो एक रिंग का ऐसे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर। रिंग का डायामीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr स्क्वायर बाई 2। कुछ तो चीज याद भी रखिए, जल्दी निकल जाएगा ये माना, लेकिन याद रखिए इसको। ओके, डायामीटर के अबाउट mr स्क्वायर बाई 2। डायमीटर में क्या है कि डायमीटर के अबाउट ये डिस्टेंसेस r से छोटे निकले, तो mr स्क्वायर से छोटा होना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। थोड़ा ऐसे भी आप एस्टिमेट कर सकते हैं ना, बहुत बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया देता है और 4 ऑप्शन दिए होते हैं, आप सही से दिमाग लगा दें तो बिना कैलकुलेट किए ही सही आंसर तक आप चले जाएंगे, आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। देन डिस्क, डिस्क का उसके ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr स्क्वायर बाई 2। डिस्क का ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 2 होगा। और अगर यही डिस्क के डायमीटर के अबाउट देख लें, डिस्क के डायमीटर के अबाउट देख लें, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा mr स्क्वायर बाई 4। यहां और छोटा हो गया क्योंकि डिस्टेंसेस r से छोटे निकल आए, क्योंकि डिस्टेंसेस r से भी छोटे निकले आए। सो इट बिकम्स mr स्क्वायर बाई 4। करेक्ट।
then is hollow sphere. Yes, sir. I is 2 by 3 mr square. hollow है, अंदर कैविटी है, सो वी एक्सपेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू बी लार्जर. कितना लार्जर है? तो ये डिस्क से ज्यादा है, रिंग से कम है, क्योंकि रिंग से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, रिंग में तो सारे मास पेरीफेरी पे हैं. एंड फॉर सॉलिड स्फीयर we have moment of inertia as 2 by 5 mr square. Solid, hollow and solid. Hollow sphere, solid sphere. बोलिए डाउट है ये यहाँ तक? नो सर. No, sir. एक और देख लीजिए. रेस्ट सबसे पॉपुलर वाले यही है, इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं होगी. ठीक. और रॉड की एक चाहिए हमें, रॉड की एक्सिस तो ml स्क्वायर बाई 12. दैट्स इट. ये 7 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ध्यान रखिए. बाकी सब में रिडिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, नहीं लगेगा तो फिर इंटीग्रेट करना होगा, कोई स्किप नहीं, सबको करना पड़ेगा. ओके. तो अब रॉड से स्टार्ट करते हैं. अब इस बाइसेक्टर एक्सिस के अबाउट ml स्क्वायर बाई 12. सो से रॉड है मेरा और कहता है कि इसका एक्सिस को हमने टिल्ट कर दिया, मेकिंग एंगल थीटा. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो देखिए, जो मास पहले x डिस्टेंस पे हुआ करते थे वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, वो डिस्टेंसेस अब बदल के हो गए x साइन थीटा. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, तो ये x साइन थीटा का स्क्वायर होगा. सो I विल बी इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 12 साइन स्क्वायर थीटा. I will be ml स्क्वायर बाई 12 साइन स्क्वायर थीटा. तो ये आ गया ml स्क्वायर बाई 12 साइन स्क्वायर थीटा. करेक्ट. सो यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे आएगा. ओके. ऐसा तो रेशनल थोड़ा डालना है कि ठीक है तो पूरा रॉड ही है, वही एक्सिस है, ml स्क्वायर बाई 12 आना चाहिए था, लेकिन डिस्टेंस के नाम पे यहाँ पे साइन थीटा है तो स्क्वायर कर देंगे, तो ml स्क्वायर बाई 12 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा. करेक्ट. तो ऐसे ऐसे करके हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने हैं. यहाँ पे हमें मदद करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. किया हुआ है, उन लोग रिवाइज कर रहे हैं उन्हें. ओके. तो जरा रॉड से ही मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम पे आ जाऊं. पैरेलल एक्सिस थ्योरम सेंटर ऑफ मास को इन्वॉल्व करता है. आपको पता ही है कि सेंटर ऑफ मास कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है और दूसरा एक्सिस कहीं और से पास करेगा, विच इज नॉट सेंटर ऑफ मास ऑब्वियसली. लेकिन ये दोनों एक्सिस कंडीशन ये है कि ये पैरेलल होने चाहिए. तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का एक लिमिटेशन ये है कि एक एक्सिस इनमें से सेंटर ऑफ मास से पास करना चाहिए और दूसरा लिमिटेशन है कि दूसरा एक्सिस इसके पैरेलल ही होना चाहिए, इस एक्सिस के पैरेलल ही होना चाहिए, क्योंकि पैरेलल होगा. ओके. इसकी बैटरी हो गई लो, मैं इसे ओके. सो ये कह रहा है कि ये दोनों कंडीशंस आपने पता ही है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस और इसके अबाउट ICM, तो I इज इक्वल टू ICM प्लस पूरे सिस्टम का मास एंड d स्क्वायर. हम लोग डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, बोर्ड थोड़ी देना है तुम्हें. सो ICM प्लस md स्क्वायर, 11th का तो नहीं देना. I is ICM प्लस md स्क्वायर. तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमें एक और इंपॉर्टेंट बात करता है, और वो है
अमोंग पैरेलल एक्सिस, इससे गलती होने के चांस घट जाएंगे आपको, इस बात को ध्यान रखेंगे तो। अमोंग पैरेलल एक्सिस moment of inertia is least about axis through center of mass। इससे आपके क्वेश्चन गलत करने के चांसेस बहुत घट जाएंगे, ये बात ध्यान रखा। क्या करता है बहुत बार ना, पैरेलल एक्सिस खींच दिया और किसी भी एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पकड़ के सेंटर ऑफ मास का लिख दिया। अरे ऐसे थोड़ी होगा, प्लस md स्क्वायर। पैरेलल एक्सिस में सेंटर ऑफ मास के एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होगा। जैसे मेरा ही कहना है कि और एक्सिस हमने खींच दी, ये लो 1 2 3 4 5 6, तो इन पैरेलल एक्सिस में लेफ्ट में हो राइट में हो, किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम है? तो आई सेंटर ऑफ मास इज लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बिकॉज मासेस आर मोस्ट कॉम्पैक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड सेंटर ऑफ मास, because masses are most compactly distributed around center of mass, right? तो इसलिए ये वाली गलती हमें नहीं करनी है। सो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगर लगा दिया तो हमें रॉड के एक एंड के अबाउट एक्सिस का अगर ये डिस्टेंस है d, देन दिस I is ICM plus M and distance is L by 2, so L by 2 whole square. So ये था ml square by 12 plus ml square by 4, so this is ml square by 3. So एक एंड के अबाउट वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिए, मतलब बार बार कैलकुलेट ना करें, इसको रट के बैठे क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। रॉड के एंड के अबाउट ml square by 3। एंड नाउ मैनिपुलेशन इसमें अगर है कि इसे जो रॉड है इसके लिए एक्सिस ऐसा है, थीटा एंगल पे टर्न्ड है, तो अगेन वही परपेंडिकुलर वाला लॉजिक कि देखिए ये एक्स है तो एक साइन थीटा होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में लो तो काम ही करना बंद हो गया। सुनाई तो दे रहा है तुम्हें? यस सर, आ रहा है, सुनाई दे रहा है। साउंड तो आ रहा है पर स्क्रीन पे कुछ नहीं लिखा जा रहा है, कैसे हो गया? इधर तो दिख रहा है सर। स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर, मतलब अब आप पहले आपकी शक्ल दिख रही थी, अब नहीं दिख रही और स्क्रीन भी दिख रही है।